हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 2 को और इसमें हम देखेंगे विविधता एवं भेदभाव। विविधता जैसे हमने पहले अध्याय में भी पढ़ा है कि विविधता हमें हर एक चीज़ों में देखने को मिली है। भारत में उसके जलवायु से लेके धरातल स्वरूप से लेकर के वहाँ के लोगों में, उनकी भाषा में, उनके धर्म, रीति-रिवाज, खान-पान, वेशभूषा, पहनावा-ओढ़ावा सारी चीज़ों में। फिर यहाँ पे हम भेदभाव देखें तो विविधता जो है एक तरह से हमें प्राकृतिक रूप से देखने को मिल जाती है कि जहाँ पे जिस तरह की जलवायु होगी वहाँ के उस तरह से लोग उसी तरह से खान-पान रखेंगे, अपना पहनावा-ओढ़ावा भी उसी जलवायु के हिसाब से रखेंगे। ठंडी जलवायु है तो मोटे कपड़े पहनेंगे, गर्म जलवायु है तो हल्के कपड़े पहनेंगे, क्योंकि उनके वो कहें कि प्राकृतिक की ही वहाँ पे देन है कि उस प्रकार की जलवायु है तो विविधता उनमें देखने को मिलेगा। लेकिन जो भेदभाव होता है हम देखते हैं कि कह सकते हैं कि मानव निर्मित या एक कृत्रिम रूप से ये एक प्रकार का कहें कि विचारधारा हो सकती है या फिर कहें कि एक ही तरीका है भेदभाव का, जो कि लोग अपने समान जो लोग हैं, उन समानता में भी कुछ अवसरों को न दे पाना या उन अवसरों से उन लोगों को वंचित करके किसी भी क्षेत्र में वो उन्हें या आर्थिक क्षेत्र में उनको वंचित करना या फिर उनको सामाजिक जो स्तर है हमारा उसमें उनको नीचे रखना या उनको कैटेगरी में बाँट देना कि हम मतलब हम ऊँचे हैं या फिर कुछ लोग नीचे समाज से हैं या फिर इस तरह से जो उनको भेदभाव मनुष्यों द्वारा ही ये बँटवारा करके या उनको अवसर की समानता न दे करके किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भेदभाव जो है मानव द्वारा खुद उत्पन्न किया जाता है इसमें से। जैसे यहाँ दिया है, देखते हैं इसमें हम कि हम दिया है कि हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पे निर्भर करता है। जैसे कि हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएँ बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और कौन से खेल खेलते हैं, कौन से उत्सव मनाते हैं और इन सब पे रहने की जो जगह है, जगह में हम देखें तो भूगोल और उसके इतिहास का भी असर पड़ता है। यानी इन सारी चीज़ों पे वहाँ का जिस प्रकार का भौगोलिक क्षेत्र है और जिस प्रकार का इतिहास रहा है ना, इतिहास से भी ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पहले से जो लोग वो करते आ रहे हैं तो हम देखते हैं उस क्षेत्र में या हमारे हमारे पूर्वज पहले के जो करते आए हैं उस तरह से हम भी करते आ रहे हैं, तो इतिहास ये हो गया। आगे दिया है कि अगर संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो भी यह अंदाजा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 जो है मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी माने जाने वाले रहते हैं। यानी हम देखें तो उन 8 धर्मों को मानने वाले यहाँ पे हैं। 16 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं यहाँ पे और यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के हम देखें तो नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं अस्वस्थ महसूस करते हैं, जो हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह बात भी करते हैं, कपड़े भी हमारी तरह ही पहनते हैं, हमारी तरह सोचते भी हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे कभी-कभी अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। कभी-कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित से लगते हैं और कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान नहीं पाते हैं कि वे हमसे अलग क्यों हैं। तो लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में ख़ास तरह की राय बना लेते हैं या हम ही हैं। तो अपने समाज में ही हम देखें तो अलग यदि हम रंग के आधार पे भी देखें तो रंग में भी हम काले लोग हैं तो उनके प्रति हमारी मानसिकता बहुत अलग हो जाती है कि नहीं ये अच्छे नहीं हैं। या इस तरह से देखकर लोगों की मानसिकता हो जाती है, जैसे जो जिनकी हाइट बहुत कम हो गई या जो बहुत सुंदर नहीं है, तो वो सारी चीज़ें देख कर के हमारे मन में एक कहीं न कहीं एक मतलब बहुत क्षुब्ध भावना आती है या उनके प्रति घृणित दृष्टिकोण लोग बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो भेदभाव होता है हम कहें कि मनुष्य खुद उत्पन्न करता है। आगे दिया है जैसे पूर्वाग्रह दिया है, यहाँ दिया है पूर्वाग्रह के बारे में कि उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं, उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं? तो हमें पूर्वाग्रह आ जाता है हमारे मन में। जैसे काले व गोरे लोगों को लें, तो उसमें भी हमारे मन में पूर्वाग्रह आ जाता है। उसी प्रकार ग्रामीण और शहरी लोगों को लेते हैं, तो हमें लगता है कि ग्रामीण लोग गँवार होंगे, उनके पास ज्ञान नहीं होगा या अनपढ़ है, उनको किसी चीज़ का ढंग नहीं है, कोई तौर-तरीका नहीं है उनका। शहरी लोगों को सोचें तो हमें लगता है बहुत एजुकेटेड होंगे वो लोग, बहुत शिक्षित होंगे, सभ्य होंगे। ये सारी
पूर्वाग्रह आ जाता है हमारे मन में। क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह है तो दूसरे लोगों में भी आता होगा। लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं और जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया उनकी सूची बनाइए और लिखिए। जैसे ग्रामीण लोग, तो ये पूर्वाग्रह है कि आधे से ज़्यादा जो भारतीय गाँव में रहते हैं, गाँव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। और पसंद करने नहीं का मतलब है कि पसंद नहीं करते हैं क्योंकि एक तो ये भी कारण है कि उनको चलाना नहीं आता है, ज्ञान के अभाव में वो टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर पाएँगे इसलिए भी नहीं पसंद करते हैं। और फिर गाँव तक टेक्नोलॉजी उतना पहुँच भी नहीं पाता है, इस वजह से ये भी कारण है। जैसे फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के ही लोग 10-14 घंटे तक काम करते हैं खेतों में। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को भी बाध्य हो जाते हैं। शहरी लोगों के बारे में पूर्वाग्रह देखें क्या हम बना सकते हैं कि शहरी जीवन बड़ा आसान होता है और यहाँ लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं, ये भी एक पूर्वाग्रह है। शहरी लोगों के ये बहुत आलसी होते होंगे। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं और शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। और शहरों में रहना बहुत महंगा भी पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने-जाने में भी क्या होता है खर्च हो जाता है। तो ये सारे पूर्वाग्रह हमारे मन में आते हैं यदि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों के बारे में हम सोचते हैं तो। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह भी देखते हैं और जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखा जाता है कि ग्रामीण लोग हैं तो बहुत आलसी और सिर्फ पैसों के लिए ही वो काम करते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं तो उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, इसे हम कहते हैं पूर्वाग्रह। यानी कि हाँ ये ऐसा हो गया, लेकिन ये नहीं है कि जो पूर्वाग्रह वो सही हो, कुछ सही हो, लेकिन ये नहीं है कि जो हमारे मन में जो गलत पूर्वाग्रह या धारणा बन चुकी है वो उस इंसान के बारे में जो शहर में है सब वैसे ही होंगे, या ग्रामीण गाँव के जो लोग हैं सब गँवार ही होंगे, उनको कुछ आता नहीं होगा या कोई ज्ञान नहीं होगा उनके पास, तो कुछ पूर्वाग्रह गलत भी होते हैं। देखिए ज़्यादातर ये राय नकारात्मक होती है जैसे कथनों में दिया गया है, आलसी या कंजूस। जब हम सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने से कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है तो हम अक्सर दूसरों की इज़्ज़त नहीं कर पाते हैं। जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं, हो सकता है कि दूसरी तरह से कर रहे हैं वो काम करना उस तरह से और आसान हो, लेकिन हमारे मन में जो पूर्वाग्रह है हम उसे ही मानते हैं कि नहीं जो हम जिस तरीके से कर रहे हैं वही सही है और दूसरा जो व्यक्ति कर रहा है वो गलत है। अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप क्या होगा? हम उन लोगों की शायद इज़्ज़त नहीं कर पाएँगे, जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएँ बोलते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं और जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पूर्वाग्रह बना लेते हैं और अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे जो पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि जब हमारे किसी व्यक्ति के लिए कोई नकारात्मक पूर्वाग्रह है तो हम उससे बचेंगे, उससे दूरी बनाएँगे और इसी वजह से कई बार हमारे व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुःख पहुँचा देते हैं, पूर्वाग्रह के चलते। जैसे अब देखिए लड़के-लड़कियों के बारे में पूर्वाग्रह लोगों में है। इन्हीं पूर्वाग्रहों के कारण भेदभाव हमें देखने को मिलता है। जैसे समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं और एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आपस में कई लोग कहेंगे कि हम लड़के या लड़की की तरह जन्म तो ये सब एक तरह से लेते हैं। ये तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? तो यहाँ देखिए दिया है कि आइए इसकी सच्चाई के बारे में देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इस चित्र में दिया गया है। देखिए इसमें दिया है कि नीचे दिए गए कथनों की सूची में से तालिका को भरिए। जैसे दिए वे बहुत ही सुशील हैं, उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, वे शरारती हैं, वे नृत्य करने चित्रकारी करने में निपुण हैं, वे रोते नहीं हैं, वे उद्यमी हैं, वे खेल में निपुण हैं, वे खाना पकाने में निपुण, वे भावुक हैं। अब एक तरफ दिया है लड़का और एक तरफ लड़की, तो इन सब में से पूर्वाग्रहों का छाँटना है कि कौन सा पूर्वाग्रह लड़कियों के लिए इसमें से होता है दिमाग में हमारे, या हम मानते हैं समाज में, और कौन से पूर्वाग्रह लड़कों के लिए समाज मानता है इसमें से, तो वही उसमें से देखना है। जैसे लड़कों को माना जाता है कि लड़के रोते ही नहीं हैं, लड़कियां ही सिर्फ रो सकती हैं, लड़के बहुत मजबूत होते हैं, ये सारे पूर्वाग्रह हैं। लड़कियां ही सिर्फ खाना बना सकती हैं, तो इस तरह से देखिए इस चित्र में पूर्वाग्रह दिया हुआ है कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं। जैसे कोई हम जो शारीरिक रूप से कोई उसमें व्याधि है तो उस व्यक्ति को हम क्या करते हैं,
उसे भी हम नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे यहाँ दिया है कि मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली भी लड़खड़ाती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ, कभी मैं उदास हो जाता हूँ, तो कभी दुखी। लोग मेरा मज़ाक उड़ाते हैं और ये नई बात नहीं है। अगर तुम मेरे जगह होते तो क्या करते? तो ऐसे लोगों के बारे में पूर्वाग्रह होता है। यहाँ भी देखिए दिया हुआ है कि मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आँखों से मैं छिप जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इन लोगों को देखकर लोग यदि हमेशा इन्हीं की तरफ एकटक देखें तो इनको फिर लगे कि हाँ, मेरी कमियों को देख रहे हैं, या फिर मैं ऐसा हूँ इसलिए लोग मुझे इस तरीके से देख रहे हैं। तो ये बहुत सारे लड़के लड़कियों जो अपाहिज है, जिनके हाथ या पैर नहीं है, या फिर जो बहुत हाइट जिनकी कम है, या जो बहुत काले हैं, या फिर बहुत मोटे हैं, तो सबको लेकर के एक पूर्वाग्रह लोग समाज के मनों में चलता रहता है, और वो लोग उससे दुखी होते रहते हैं नकारात्मक पूर्वाग्रहों से। देखिए दिया है कि अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है, तो माता-पिता एवं परिवार अन्य सदस्य अक्सर ये कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, तुम्हें नहीं चोट लगती, तुम्हें नहीं रोना चाहिए। लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए तो भी वो अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना क्या है, कमजोरी है, निशानी है। लड़के नहीं रो सकते, सिर्फ लड़कियां रो सकती हैं। और और लड़कियों दोनों का कभी-कभी रोने का मन करता है, लड़के-लड़कियों का, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो तो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। और एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए दूसरों के सामने वो अक्सर रोने से बचते हैं। तो देखिए कि हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं, समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं कि हाँ, जो पहले से चलता है वो सही है। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं, जो पहले से हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, जैसे जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं, और ऐसा दरअसल क्या होता है, उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। और हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक या अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं, और हम नहीं देख पाते हैं कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं भी हैं, दूसरों से अलग हैं, लेकिन हम पूर्वाग्रह के कारण उसे नहीं देख पाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकते हैं, यानी अब है कि नहीं, लड़की ये काम कर ही नहीं सकती, उन्हें नहीं करना चाहिए। या क्रिकेट नहीं खेल सकती हैं, या ऐसे जो पहले के पुरुष काम करते हुए हैं वैसे पुरुष ही करेंगे, महिलाएं उसमें जा ही नहीं सकती हैं। तो इन धारणाओं का असर हम सब पे पड़ता है, और कई बार ये धारणाएं हम ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। लड़की शायद वो काम कर सकती है, लेकिन इन धारणाओं के कारण क्या है, वो नहीं करती है, कि पहले से धारणाएं बना चुकी हैं कि सिर्फ महिलाएं सिर्फ घर के चूल्हे चौके तक ही सीमित रहें। यहाँ दिया है कि असमानताएं एवं भेदभाव। देखिए दिया है कि भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, उन्हें एक ही कुएं हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ क्या कर रहे हैं? भेदभाव कर रहे हैं। और भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पार्ट में हमने समीर और समीर 2 की कहानी पढ़ा था, देखा था उसमें विविधता वाले चैप्टर में, तो उसमें पढ़ा था कि उनका धर्म क्या था, अलग था, और यह विविधता एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं या रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं, या उनसे बात नहीं करते, उनसे दोस्ती नहीं करते। तो दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर 2 गरीब विविधता का पहलू था। समीर 2 था बहुत गरीब था, इस वजह से स्कूल भी नहीं जा पाया। यह तो असमानता है, यानी गरीबी के जो कारण है ये असमानता है। बहुत लोगों के पास तो
अपने खाने, कपड़े, घर की मूल ज़रूरतों के पूरा करने के लिए भी साधन और पैसे नहीं होते हैं और इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना क्या होता है करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं और जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है और ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों और धार्मिक समूहों द्वारा भी खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। और जिसमें भी धर्म के आधार पर भी लोग अपने आप को वो करने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कि मेरा धर्म अच्छा है या फिर जो उनके नीचे के लोग हैं, कम शक्तिशाली है, उनके धर्म को फिर नीचा दिखाने के चक्कर में फिर बहुत सारे समाज में इतनी सारी युद्ध या लड़ाइयाँ, मतभेद होते रहते हैं, दंगे फसाद होते रहते हैं इस कारण से फिर असमानताएं भी जन्म लेती हैं। देखिए यहाँ दिया है दलित। दलित शब्द है कि दलित क्या है? यानी जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वे इस शब्द को अछूत से ज्यादा पसंद करते हैं। दलित। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया। दबाया गया था, कुचला गया था, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में उनको दबाया गया ही, सिर्फ नीचे उनको स्थान दिया गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा के रखा है और सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है जो दलित हैं या पहले से उनका शोषण हुआ है तो उनको सरकार अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। देखिए जो आगे दिया है कि रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है। दिया है कि आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है, या हम खुद को सोच के देख सकते हैं कि हमारे साथ भेदभाव होता है तो हमें कैसा महसूस होता है, तो हमको उसका अच्छे से जवाब मिल जाएगा। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा और यह अनुभव उनको कब हुआ था? 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। तभी उन्होंने भेदभाव से को जाना या उसको महसूस किया। तो वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर उन्होंने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए कि उन्होंने हम उनके टिकट मांगे, जो उन्होंने दिखा दिए। तो उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। तो हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोले से कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारे मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। और स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था उस समय, और उनको एकदम से धक्का लगा के वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पे अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पे हावी हो गई थी और उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए, सूरज बिल्कुल छिप सा गया था, पिताजी आए नहीं और न ही उनका कोई नौकर। तब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। अब हम काफी घबराए हुए थे। यानी पहले तो स्टेशन मास्टर को नहीं लगा कि ये बच्चा अछूत है या क्या है, लेकिन जब उनको पता चला कि इन्होंने बताया भीमराव अंबेडकर जी ने, तो उसे लगा स्टेशन मास्टर को कि ये अछूत बच्चे हैं, तो फिर उसने घृणा करने लगा, लेकिन कपड़ों से नहीं पहचान पाया। आइए भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ जानकारी दी है यहाँ की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इनका जन्म 1891 से 1956 तक इनका जीवन काल रहा। इन्हें भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में देखा जाता है और ये जो है दलित समुदाय के अधिकारों के लिए काफी लड़ाई भी लड़ी थी। और उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत माने जाते थे
और महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी, उनके बच्चों को वहीं काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गाँव के बाहर रहना पड़ता था और गाँव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। तो अम्बेडकर जी अपने जाति के पहले व्यक्ति थे जिनसे अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग-अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएँ नौकरी करके। दलितों के मंदिर में प्रवेश जो नहीं पहले था वर्ज्य था, प्रवेश के लिए भी उन्होंने कई प्रयास किए। उनका अम्बेडकर ने नेतृत्व किया। उन्होंने कई ऐसे धर्म की तलाश की थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया कि मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा। और उनका मानना था कि जो दलित हैं, दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, न कि कुछ कुछ ही लोगों की। यानी समाज बने, सबकी इज्जत हो, सब बराबरी का हक मिले और सब बराबरी सम्मान से जिए, ना कि कोई अछूत दलित उसमें हो। देखिए यहाँ दिया है, वही उनकी कहानी दिया है जो फिर स्टेशन मास्टर अंदर चला जाता है। तो यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी कि उसकी जगह अब अत्यधिक वो उदास हो गए कि कोई आया नहीं लेने। आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आया और पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। तो हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज्यादा दूर नहीं हो तो हम फौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था और कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दोगुना किराया देने को तैयार थे। हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ीवानों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। ये लिखा गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज खंड 12 संपादन वसंत मोहन बम्बई शिक्षा विभाग महाराष्ट्र सरकार। ये स्रोत दिया हुआ है। तो ये कहानी का वर्णन मिलता है कि हाँ इनके साथ कैसे भेदभाव किया गया था भीमराव अम्बेडकर जी के साथ। देखिए बच्चे पैसा देने को तैयार थे फिर भी गाड़ी वालों ने उन्हें ले जाने से मना कर दिया। क्यों? वही भेदभाव के कारण, छूत अछूत की भावना। स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसे भेदभाव किया। महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया हुई थी उसे देखकर बचपन अम्बेडकर को कैसा लगा होगा। ये सारी चीजें हैं। क्या आपको कभी अपने प्रति लोगों की पूर्वाग्रह का अनुभव हुआ है या आपने दूसरे के प्रति भेदभाव भरे व्यवहार को देखा है या उससे आपको कैसा महसूस हुआ है? या क्या ये भी प्रश्न हो सकता है कि क्या आप दूसरों के साथ भेदभाव करते हैं? ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं हम आपसे, अपने आप से। देखिए आगे दिया है कि कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोग आपसे दूर-दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी न पीने दें। तो कितना बुरा लगेगा। फिर इसी में आता है समानता के लिए संघर्ष। यानी असमानता है तो लोग जिनको बुरा लगेगा वो विरोध करेंगे ही कि क्यों हम भी तो इस समाज का अंग हैं, हम क्यों भेदभाव हमारे साथ हो रहा है, हम क्यों झेलें इस भेदभाव को। ये आगे दे रहा है कि ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों, किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास भी पुरुषों के पास भी शिक्षा का अधिकार है, वैसे भी क्या हो, उनको भी मिले, महिलाओं को भी अधिकार मिले। देखिए यहाँ पे एक टिप्पणी दिया हुआ है कि दलित के अलावा कई अन्य समुदाय जिनके साथ भेदभाव किया जाता है, क्या आप भेदभाव कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? तो देखिए दलितों के साथ तो होता ही था। दलित के साथ-साथ यदि महिला और पुरुष की बात करें तो फिर महिलाओं के साथ भेदभाव होता था, महिलाओं का भी शोषण हुआ जाता था और महिलाओं को माना जाता था कि पुरुषों की दासी हैं। ये सिर्फ वही करें जितना इनको कहा जा रहा है और सिर्फ 4 दीवारें में रह के ही जो कार्य करना है उतना ही करें। देखिए किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनके ऊंचे ब्याज के दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया।
1947 में भारत जब आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की जो असमानताएं थी उन पे विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा भी थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर थे। इसलिए नेताओं ने संविधान में क्या किया, ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोग हैं जो पूरे लोगों को बराबर माना जाए और समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना जाए कि हाँ, सभी लोगों के बीच समानता हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, दलित वर्ग के हों, कमजोर हो, किसान हो या फिर मजदूर हो, सबको समानता दी जाए और इज्जत की जिंदगी जिए। देखिए, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है, प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है। इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आजाद है। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई है। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी भी डाली। संविधान ने सरकार पर जिम्मेदारी डाली कि जो भी वो सरकार चला रहे हैं तो उस नियम के हिसाब से चलाए जो संविधान में सबके लिए अधिकार मिला है, सबके लिए बराबरी का अधिकार, समानता का अधिकार। तो उस हिसाब से सरकार भी क्या करेगी, अपना नियम कानून बनाएगी, देश चलाएगी। वो क्या करेगी, वो गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़े समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए सरकार, ताकि वो भी मुख्य धारा में जुड़ सके। और संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। और उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप में अभिव्यक्त करने की आज़ादी तो होनी ही चाहिए। और उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारे एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है और हम इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं। तो यानी कि विविधता तो है, ठीक है, लेकिन इन विविधता के बावजूद भी हमें क्या एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे के जो भावनाएं हैं, विचारों का सम्मान करना चाहिए। हालांकि हमारे संविधान में तो इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। असमानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा और भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने। इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाला जो कदम है वो क्या है, बहुत जरूरी है। तो सरकार द्वारा कदम उठाया जाना चाहिए उस समानता को बनाए रखने के लिए। और सरकार वो कदम उठाती है तब जब यदि लोगों के बीच असमानता हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि हमारे समानता का या हमारे मर्यादा का ह्रास हो रहा है, हमें दबाया जा रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, तो फिर वो आंदोलन करेगी। उस आंदोलन से भी प्रेरित होकर आप सरकार के सामने मांग करेगी तो सरकार क्या करेगा कि वही अपना नियम या योजनाएं लागू करेगा कि हाँ, सभी जो भी समुदाय के लोग हैं या जिस जाति के लोग हैं सबको बराबरी का अवसर मिले और समानता से सबका विकास हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।